ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। इनकम टैक्स ने इनकम को डिवाइड करा है 5 हेड्स ऑफ इनकम में। उनमें से एक हेड ऑफ इनकम है हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड में हम अपनी रेंटल इनकम, जो हमारी किराए की आमदनी है, उसको हम टैक्स करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो लेट्स वी स्टार्ट। जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है उसे जो मैंने गिवन लिस्ट ऑफ द सेक्शन दिया है इसमें ही कवर करा है। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक हमारे हाउस प्रॉपर्टी हेड के इनकम्स को एक्सप्लेन करेंगे। So starting with section 22, that is a charging section। तो जो किसी भी हेड ऑफ इनकम का चार्जिंग सेक्शन होता है वो डिफाइन करता है स्कोप क्या है, उस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्स होनी है उसका स्कोप बताता है। तो जो 22 सेक्शन है, जो हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन है, उसने बताया है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, जो रेंटल इनकम को आप कब टैक्स करेंगे, जब आपकी इनकम बिल्डिंग से अराइज हो या फिर लैंड उसके साथ कनेक्टेड हो। खाली वेकेंट लैंड कवर नहीं है इसके अंदर। अगर आपको कोई वेकेंट लैंड अगर आपने दिया है, खाली लैंड आपने दिया, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वो उस हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कवर नहीं होने वाली है। और जो भी रेंटल इनकम कमा रहा है वो ऑनर होना चाहिए, मीन्स वो मालिक होना चाहिए। अगर अदर देन मालिक है, अदर देन ऑनर किसी ने रेंटल इनकम अर्न करी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं कवर होगी। जस्ट लाइक ए ने बी को प्रॉपर्टी लेट आउट करी, तो ए जो बी से रेंटल इनकम कमाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर है। लेकिन बी ने क्या करा, उसे आगे सबलेट कर दिया, उसने आगे फर्दर रेंट पे दे दिया। तो बी अब यहाँ पे ऑनर तो नहीं है लैंड का, लेकिन अगर उसने रेंटल इनकम कमाई है जो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, वो उसकी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होएगी या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होएगी। नेक्स्ट, वो जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हो अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ नहीं कर रहा हो, डायरेक्टली ना यूज़ कर रहा हो ना ही इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली से मतलब, फर्स्ट डायरेक्टली जैसे मैं अपने उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ नहीं कर रही। इनडायरेक्टली जैसे मैंने कुछ पार्ट ऑफ इनकम अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए दे दिया है। मैं उसे डायरेक्ट बिजनेस में तो यूज़ नहीं कर रही, अपना बिजनेस चलाने के लिए डायरेक्ट उसे यूज़ नहीं कर रही, लेकिन इनडायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को रेंट पे दिया है। इनडायरेक्टली वो मेरे बिजनेस के लिए ही दिया है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे एम्प्लॉयज़ रोज रोज घर जाते हैं और टाइम लगता है, तो इससे अच्छा हम अपने ही बिल्डिंग में उन्हें कुछ पार्ट रहने के लिए दे देते हैं, तो इससे उनका बिजनेस में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको तीनों कंडीशन देखनी है, बिल्डिंग हो, लैंड अटैच्ड हो, प्लस ऑनर हो और उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ नहीं हो रही हो। नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखें, कुछ मैंने केसेस डाले हैं कि अगर हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है किराए पे देना, बिल्डिंग्स को किराए पे देना, तो जजमेंट से कहती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है रियाला कॉर्पोरेशन की जजमेंट, कि आप उस इनकम को अपनी बिजनेस इनकम मान लो, अपनी हाउस प्रॉपर्टी हेड में मत टैक्सेबल करो। लेकिन मेरा बिजनेस लेटिंग आउट का नहीं है। लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है कि मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज करती हूँ, एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्रॉपर्टी बेची, तो यहाँ मेरा लेटिंग का, किराए पे देने का बिजनेस नहीं है, तो मेरी यहाँ पे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। आप बिजनेस हेड में कब जाएंगे, जब आप बिजनेस कर रहे हैं किराए की इनकम का, आप बिजनेस कर रहे हैं फॉर द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप बिजनेस हेड में जाएंगे, अदरवाइज आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही रहेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट जस्ट लाइक, कभी कभार हमने प्रॉपर्टी ली रेंट पे, तो मालिक क्या कहता है कि आपको इसके साथ ये फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, या मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली, उसने कहा आपको प्लांट एंड मशीनरी भी लेनी पड़ेगी, तो मेरे को प्रॉपर्टी के साथ अदर एसेट्स भी दे रहा है।
और जस्ट लाइक ऐसा भी होता है, हमने प्रॉपर्टी दी तो मालिक कह रहा है कि आपको सर्विसेज भी लेनी होगी, जस्ट लाइक लिफ्ट की सर्विसेज है, वहाँ पे क्लब की सर्विस है, तो आपको ये सर्विसेज लेनी होंगी, साथ में दे रहा है वो। तो एक कंपोजिट है, साथ में दे रहा है, मीन्स हमें प्रॉपर्टी के साथ या तो कोई अदर एसेट दे रहा है या फिर कोई अदर सर्विसेज दे रहा है, तो वो कंपोजिट के साथ कंपोजिट रेंट का पार्ट है। एक हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन आ गया कि वो दोनों सेपरेबल हैं, कि हमारा ऑनर हमें बता रहा है कि इतने मैं प्रॉपर्टी के ले रहा हूँ, इतने मैं इन सर्विसेज के या अदर एसेट के ले रहा हूँ। जहाँ पे वो अलग अलग बता रहा है वहाँ पे हम अदर सेक्शन लगा लेंगे, कि मीन्स प्रॉपर्टी के लिए हम सेक्शन 22 लगा लेंगे, और जो अदर है, हमारी अदर एसेट दी है या फिर उसने हमें कोई अदर सर्विस दी है, तो उसके लिए हम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी लगा लेंगे। लेकिन अगर वो इनसेपरेबल है, मीन्स मालिक कह रहा है कि प्रॉपर्टी के साथ आपको लेनी होगी, प्रॉपर्टी के साथ आपको लेनी ही लेनी होगी, तो जब कंपोजिट रेंट मिल रहा है उस मालिक को, तो मालिक अपनी इनकम कहाँ टैक्सेबल करेगा? वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं करेगा। जब तक बाइफर्केशन नहीं है तब तक वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं करेगा। कंपोजिट रेंट है, सेपरेट नहीं कर पाते आप, तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगे, वो ऑनर नहीं होगा टैक्स, वो अदर सोर्सेज में दे, बिजनेस इनकम दे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं देगा वो। नेक्स्ट है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो ऑनर को रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होना है? तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि अगर वो पर्सन जो ऑनर है जिसे रेंट रिसीव हो रहा है, अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की सारी इनकम टैक्सेबल होती है, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो जो रेंटल इनकम उसने आउटसाइड इंडिया कमाई, तो वो भी उसे टैक्सेबल होगी। लेकिन जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स है, RNORM, या नॉन रेजिडेंट है, तो उनकी अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी अगर वो इंडिया में रिसीव हुई है, क्योंकि एक्रू और अराइज तो वो आउटसाइड इंडिया है। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी अगर वो रेंटल इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमारी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसे हम देखेंगे। आप इन सेक्शंस, आगे जो सेक्शंस है इन सब में इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कैसे कैसे कंप्यूट होने वाले हैं। तो जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कंप्यूट होती है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, पॉइंट टू बी नोटेड, आई एम सेइंग पेड, जो पेमेंट हुई है वो लेस करेंगे। उसके बाद हमारी जो निकल के आएगी वो नेट एनुअल वैल्यू आएगी। उसके अंदर से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। उसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। तो उसको जब हम लेस कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इनकम चार्जेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी होएगी, वही हम टैक्स करेंगे। तो ये वैल्यूज कैसे कैसे कंप्यूट होंगी उन्हें हम आगे सेक्शंस में देखते हैं। सेक्शन 23 में बताएगा हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को पूरे साल किराए पे रखा है, तो उस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप निकालेंगे, आप लेंगे हायर ऑफ द जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है और एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्चुअल रेंट रिसीव जो आपको रिसीव हो चुका है या हो जाएगा, रिसीवेबल एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को कंसिडर करता है, तो रिसीव्ड है और रिसीवेबल दोनों आप लेंगे। और दूसरा है आपका कंपोनेंट एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट होगा हायर ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू, लेकिन आप उस अमाउंट को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मीन्स अप टू लेंगे स्टैंडर्ड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी वाले वैल्यू निकालते हैं रेंट की, कि इस वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी वाले बताते हैं ना इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट होना चाहिए, तो वो है। फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू होती है कि जैसे हमारे लोकेलिटी में हमें पता होता है कि हमारा रेंट का कितना रेंट का रेट चल रहा है, हमारी उस प्रॉपर्टी का
उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कितना रेंट चल रहा है, तो वो फेयर रेंट हो गया। और स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट है जो रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट है। ठीक है, तो आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट हायर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, लेकिन आप उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे स्टैंडर्ड रेंट को। मीन्स आप सबसे पहले हायर और ले लो म्यूनिसिपल वैल्यू का और फेयर वैल्यू का, तो फिर आप उसके बाद लोअर ऑफ जो वैल्यू आएगी, लोअर ऑफ जो वैल्यू आएगी और स्टैंडर्ड रेंट का ले लेना, तो वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन चलते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है कुछ टाइम, तो ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम वैकेंट रही है तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल जो भी आएगा वो ऑब्वियसली लेस आएगा एक्सपेक्टेड रेंट से, क्योंकि वैकेंसी की वजह से आपको कम अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो उसने कहा है तो उस केस में हम जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है उसे ही हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट सपोज हम उस घर में रह रहे हैं तो वो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या होता है कि लेट सपोज मैं दिल्ली का पर्सन हूँ, लेकिन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट मेरी नौकरी है मुंबई में, तो मेरा जो दिल्ली में घर था वो खाली होगा, मैं मुंबई में अपना रेंट पे रह रही हूँ। तो फिर वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो आपकी दिल्ली में रखी है तो उसे भी हम आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपकी एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। तो और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपकी ग्रॉस भी निल आ जाएगी और नेट एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा करा कि आपने पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, पार्ट ऑफ द ईयर आपने लेट आउट पे रखा, तो वो कहता है कि अगर आपने ऐसा करा तो आपका माना जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट थी, ऐसा कोई बेनिफिट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं दिया जाएगा। इसने लिखा ना कि आप कंप्यूट करेंगे एज पर सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 1 में हमने लेट आउट पढ़ा था। तो इसलिए जब आपने करा कि आधे साल लेट आउट आधे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट मानी जाएगी। तो चाहे आपने इनकम अर्न करी है रेंट की नहीं करी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखो एक केस इसमें और भी बन सकता है, जैसे आप कभी कभार क्या करते हैं, आपने आधी प्रॉपर्टी अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ली, आधी प्रॉपर्टी लेट आउट पे दे दी। तो इसके केस में जो आपने लेट आउट के लिए करी है वो आप लेट आउट के प्रोविजंस लगाएंगे, जो आधी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। जहाँ प्रॉपर्टी डिवाइडेड है वहाँ आप अलग अलग प्रोविजंस लगाएंगे, लेकिन जहाँ साल में आपने आधा साल या आधा साल वो, तो पूरे साल लेट आउट मानी जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर आपके मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं, तो आपका जो तीसरा घर है चाहे आपने किराए पे दिया है नहीं दिया, हम उसे डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, हम मान लेंगे वो आपने किराए पे दे रखा है। मीन्स जो आपने इनकम अर्न भी नहीं करी उसे भी टैक्स करा देगा। ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो प्रोविजन है इसी असेसमेंट ईयर से आया, जो असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है। उससे पहले तो एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट था, अब तो फिर भी 2 का दे दिया इन्होंने। सो नेक्स्ट इज 23(5). ये कहता है कि क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो, आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक में रह गई, मीन्स अभी सेल नहीं हुई, तो ये कहता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, जिस साल कंप्लीट हुई उस साल का एंड कर लो, एंड कर लिया तो उसके 2 साल तक हम उसको मानेंगे कि उसकी एनुअल वैल्यू निल है, मीन्स हम उसे निल लेंगे उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन 2 साल के बाद चाहे आपने लेट आउट करा है चाहे नहीं करा, हम मान लेंगे वो लेट आउट पे है और हम एनुअल वैल्यू निकाल के उसे टैक्स करना शुरू कर देंगे। 2 साल तक आपकी एनुअल वैल्यू निल रहेगी, 2 साल के बाद लेट आउट मान के प्रोविजंस टैक्स लेंगे वो। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। कई बार क्या होता है, जैसे हमने आगे डिस्कस करा था, हम क्या लेंगे, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो हमें रिसीव होएगा उस प्रॉपर्टी से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा टेनेंट इतना बेकार होता है,
मतलब जिसे हमने किराए पे प्रॉपर्टी वो इतना बेकार पर्सन होता है कि हमें रेंट नहीं देता। तो उसके केस में प्रोविज़न आया कि आप जो आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसमें से माइनस कर सकते हो अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो आप रेंट रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए कि आपकी टेनेंसी मीन्स जो आपने किराए पे दिया वो जेन्युइन होना चाहिए, और जो हमारा टेनेंट है उसने डिफ़ॉल्ट करा, हमने उसे कहा हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दे, या हमने स्टेप्स ले लिए हमारी प्रॉपर्टी छोड़ देगा वो, या फिर और हमारे जो टेनेंट है उसने हमारी कोई और प्रॉपर्टी नहीं ले रखी और हमने उसके अगेंस्ट रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी थी कि हमारा पैसा दे, हमारा रेंट दे, या फिर हमने एओ को सेटिस्फाई कर दिया है कि इसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करना बेकार है। मीन्स जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फिगर। नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल टैक्सेस। जो हमने देखा था कि ग्रॉस में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे तब आपके नेट आएंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस आप जब पेमेंट करेंगे मीन्स पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे, और वो भी अगर ऑनर बियर करेगा, अगर उस ऑनर ने बेयर करा है एक्सपेंसेस को म्यूनिसिपल टैक्सेस को तभी वो लेस होंगे। बेयर करना मतलब ये नहीं पेमेंट करी मीन्स उसने भुगतान करा, उसकी जेब से पैसा गया तभी आप डिडक्ट करेंगे, और पेमेंट बेसिस पे होगी। चाहे आप पिछले साल कितने भी पुराने साल का आज पेमेंट कर रहे हो तो आपको आज डिडक्शन मिलेगी। मीन्स किसी भी साल का करो, जब पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन देंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है आपकी या अनऑक्यूपाइड है, जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से हम दिल्ली का पर्सन मुंबई में था जो उसकी दिल्ली की प्रॉपर्टी थी, तो उसके केस में हमारी म्यूनिसिपल टैक्सेस का हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नाउ सेक्शन 24 हमें बताता है कि जो हमने रेंट अर्न करा है, जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी, उसमें से हमें क्या क्या डिडक्शंस अलाउड हैं। हमें सिर्फ 2 ही डिडक्शंस अलाउड होंगी। एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, हमने किसी से भी पैसा लिया है हमें सिर्फ उसी की डिडक्शन अलाउड होगी, हमें और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। जस्ट लाइक कोई रिपेयर हमने कराया, कोई वाइट वॉश हमने कराया, या कोई हमने ब्रोकरेज दी, कोई नथिंग, कोई भी कंडीशन, कोई भी हमें एक्सपेंसेस और अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ यही 2 अलाउड होंगे, एक 30%, एक जो इंटरेस्ट की डिडक्शंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने जो बोरोड फंड है हमने किससे बोरो कराओ, किसी से भी बोरो कराओ, अलाउड है हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन। लेकिन हमने वो जो लोन लिया हो, हमने वो लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। इन 5 चीज़ों के लिए अगर हमने लोन लिया होगा तभी हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट को भी लेस नहीं करेंगे हम। और एक और केस है, जस्ट लाइक हमने एक लोन ले रखा था, हमने लोन लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो हमने उसके थोड़े टाइम बाद क्या करा, हमने एक और लोन लिया और उस लोन से पहले वाले लोन को रीपे कर दिया। तो जब हमने दूसरा लोन फ्रेश लोन लिया है हमें उसके भी इंटरेस्ट की डिडक्शंस अलाउड हो जाएंगी। स्टार्टिंग विद कि अगर हमने लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट है तो उससे रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, वही 30% हमारा जो NAV का होगा, 30% स्टैंडर्ड अलाउड होगा। नेक्स्ट हमारा कई बार क्या होता है, हमने बोरो कर लिए फंड्स और 3-4 साल हमारी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई, तो जब कंस्ट्रक्शन होगी तभी हमारी रेंटल इनकम आएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब रेंटल इनकम आएगी, जब रेंटल इनकम आएगी तभी हम टैक्स के लिए ऑफर करेंगे अपने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में, और तभी हम उस प्रॉपर्टी के जो हमने इंटरेस्ट पहले पे करे हैं तभी हम उसकी डिडक्शन ले पाएंगे। तो जो हमारी प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन जो भी हमारे इंटरेस्ट है बोरोड फंड का, उसे हम 1/5 इंस्टॉलमेंट में ले पाएंगे। मीन्स जो भी आपके प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल करो और 5 इंस्टॉलमेंट में उसकी डिडक्शन ले लो। लेकिन जिस साल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उस साल का आपको इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 2017 में एक लोन लिया था और आज आपकी
लेट्स सपोज जून 2020 में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो जो आपका 2017 से 31 मार्च 20 तक का इंटरेस्ट है उसको तो आप 1/5 इंस्टॉलमेंट में लोगे। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट पे करा फ्रॉम दिस अप्रैल टू जून, ये है तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा है, एक्ट में लिखा है कि जिस साल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उस साल को तो आप पूरा इंटरेस्ट उसी साल क्लेम कर लो। तो आपका ये जो अप्रैल से जून तक का इंटरेस्ट है ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं है, इसका आप पूरा एक ही बारे में डिडक्शन ले लो। आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मार्च तक का ही रहेगा। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं लेट आउट में आप कितना भी इंटरेस्ट पे करो, कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट की, आपको सारी डिडक्शन अलाउड है। लेकिन जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में करोगे तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं 30,000 की और 2 लाख की। उनको हम देखते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपकी एनुअल वैल्यू नील होएगी, तो उसका जब आप 30% करना चाहोगे 30% इंटू में 0, वो भी 0 होगा। तो एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, उसमें दो बाइफरकेशन है। आपने जो लोन लिया है बिफोर 1/4/1999 लिया है, तो आपको जो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो 30,000 की मिलेगी। चाहे आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, एक्विजिशन के लिए, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, मीन्स आपको कुल मिला के 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोन बोरो करा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने के लिए लोन लिया या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आपने लोन लिया है फॉर द रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलेगी। और दोनों ही क्लॉज में अगर आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी। और इस 2 लाख की फिगर में आपका कोई प्री कंस्ट्रक्शन है तो वो भी इंक्लूडेड है। मीन्स मैक्सिमम आपको डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में 2 लाख की ही मिलेगी। जब नया आपने कोई करंट ईयर का है या प्री कंस्ट्रक्शन की 1/5 इंस्टॉलमेंट है, सब मिला के 2 लाख की ही मिलेगी। नेक्स्ट है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? लेट सपोज आपने इंटरेस्ट पे करा है किसी नॉन रेजिडेंट को, आउटसाइड इंडिया आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है या डिडक्ट करके पे नहीं करा, और ऊपर से उसका इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है जिसे आप पकड़ के टैक्स रिकवर कर सको, तो ऐसे इंटरेस्ट की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव सब्सिक्वेंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका टेनेंट इतना बेकार पर्सन था, आपको रेंट दे नहीं रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी नीयत बदल गई, वो आपको आगे रेंट दे जाता है। तो आपका जो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ बाद में, आपने पहले माइनस कर लिया था, अब जब आपको मिलेगा तो गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी। तो गवर्नमेंट कह रही है जब भी आपको मिले, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी है अब नहीं है, वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है या, तो आपको वो टैक्स करना होगा। इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में ऑफर कर देना फॉर द टैक्सेशन, और 30% की डिडक्शन भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द को ओनर प्रॉपर्टी। आपकी कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पर होती है, 2 पर्सन के नाम प्रॉपर्टी है, तो जो रेंट मिलेगा वो भी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर डिवाइड कर लेना, और जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर डिवाइड कर लेना। इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों पर्सन को वो 2 लाख की डिडक्शन अलग अलग मिल जाएगी। मीन्स उसको हाफ ऑफ मत करना, उसको उनकी शेयर में डिवाइड मत कर लेना, वो पूरी 2 लाख उसको मिल जाएगी, 2 लाख जितने भी उसके को ओनर्स है सबको मिल जाएगी। नेक्स्ट है डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर मतलब जो ऑनर नहीं भी है ना उसे भी ऑनर मान लेंगे, ऑनर बनाएंगे तभी तो टैक्स ले पाएंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड की कंडीशन यही थी, ऑनर होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है अपने स्पाउस को या फिर माइनर चिल्ड्रन को, तो आप ही ऑनर माने जाओगे उस प्रॉपर्टी को। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा है
फॉर द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मीन्स आपने उससे सही पैसे नहीं लिए, कम दाम में बेची है, तो आप ही उसके ऑनर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी उसे दी है, ट्रांसफ़र करी है अपनी एक माइनर मैरिड डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर कैसे हो सकती है, बट लॉ में लिखा है तो मैं बता रही हूँ। अब माइनर मैरिड डॉटर को करिए या हस्बैंड वाइफ में ट्रांसफ़र करिए, जैसे होता है ना कि दोनों अलग अलग रहेंगे, तो फॉर द कंपनसेशन फॉर द डिवोर्स पर्पस, या अलग अलग रहने के लिए जो हस्बैंड वाइफ को कंपनसेशन देते हैं, अगर उसके केस में ट्रांसफ़र करी गई है प्रॉपर्टी, तो उसके केस में डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। इम्पार्टेबल मतलब जिसका कोई पर्टिकुलरली शेयर डिवाइडेड नहीं है। एक प्रॉपर्टी है, उस पे 2-3 बंदों का शेयर है लेकिन पर्टिकुलरली डिवाइडेड नहीं है, तो डिपार्टमेंट किसे ऑनर मानेगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा जो उसका होल्डर होगा, जो उसकी देखभाल कर रहा होगा, हम उसी को ही उसका ऑनर मान लेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो सारे फ्लैट्स होते हैं वो उनके नाम पे ही होते हैं, ऑनर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद ही होती है, वो अपनी स्कीम के थ्रू उन पर्सन्स को ट्रांसफ़र करती है। तो चाहे जो प्रॉपर्टी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर है लेकिन रहे तो मेंबर्स रहे ना, तो डीम्ड ऑनर में वो मेंबर्स ऑनर माने जाएंगे, ना कि सोसाइटी जिसके नाम पे लीगली सारे फ्लैट रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक एंड रिफ्रेन पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभार जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी, तो बी रजिस्ट्री नहीं कराता उस प्रॉपर्टी की। बी कहता है कौन रजिस्ट्री का पैसा लगाएगा, ए बी से पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है। ऐसे ही बी ने आगे करा, बी ने सी को ट्रांसफ़र कर दी, सी ने भी रजिस्ट्री नहीं कराई, सी ने भी बी से पावर ऑफ अटर्नी ले ली। तो इसमें कहा कि ऑनर, अब ऑन पेपर्स तो ए है ना, गवर्नमेंट तो ए को जाके पकड़ेगी, तो इसमें ऑनर बनाया गया सी को, कि जिसके पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का वो ऑनर माना जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 269 यूएएफ। क्या होता है कि हमने किसी को प्रॉपर्टी दी रेंट पे और 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए हमने रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी, तो उसके केस में जिस हम पर्सन को हमने 12 साल या 12 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, तो वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाएगा, ना कि वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। आपने कई बार देखा होगा जो हमारे रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमारे लेस देन 1 ईयर के होते हैं ना, लेस देन 1 ईयर, वो पूरे 12 साल से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा के एग्रीमेंट्स नहीं करते, तो उसके केस में अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे गिवन है, इसने कहा एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 1 मंथ, उसके केस में नहीं डीम्ड ऑनर मानेंगे। अगर आपने 12 साल या 12 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी, तो फिर वो ऑनर, वो टेनेंट ही माना जाएगा। ठीक है, ये जो आ रहा है ना बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 269 एसयूएफ में, ये 12 साल की कंडीशन ही गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने पूरा हाउस प्रॉपर्टी हेड समझ लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इनकेस डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।